गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स का प्री का हम लोग ये क्या कहते हैं इसको पीवाईक्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग। प्राचीन भारत में फिर से बता दो, प्राचीन भारत का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियोस आप तक कैसे पहुंचेगी? आपको मेरी वीडियो पहुंचेगी, आप सर्च करिएगा एट द रेट आपको एक सेकंड देखिए यहाँ पर, बादल राज वैद वीडियोस, वीडियोस हिंदी मीडियम, ठीक है। तो आपको इस चैनल में मिल जाएगी। और जाइए आप क्या कहते हैं, अब प्राचीन भारत को देखिए पहले, ठीक है, उसका एनालाइज करिए। साथ में मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, है ना। बेसिक बुक्स जो है एनसीईआरटी पीवाईक्यू के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसका स्पेक्ट्रम मैंने करवा रहा हूँ, और अभी बहुत सारे बुक्स अब मैं आपको लाता रहूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके पास मिलता रहे वीडियोस कंटेंट, ठीक है। और आप ना यूपीएससी की तैयारी में आपको क्या करना है, आइसोलेटेड रहना है और बस तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। मध्यकालीन भारत हम लोग हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? हिंदी मीडियम में। मध्यकालीन भारत में 1995 करना जरूरी है, ठीक है। 1995 से देखिए, मैं जिसका इसका करवा रहा हूँ करिए आप। 1995 से आपको लेटेस्ट का, कितना लेटेस्ट वाला आपको क्या करना है, 2025 तक, है ना, 2025 तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। आइए मध्यकालीन भारत को देखिए। 1995 में कितने क्वेश्चन है यहाँ देखिए, 5 क्वेश्चन, कितने? 5 क्वेश्चन, ठीक है। मध्यकालीन भारत से 1995 में 5 क्वेश्चन आए हैं। तो आप क्या समझिएगा, सिलेबस को समझिए। सबसे पहले सिलेबस, फर्स्ट वीडियो क्या है, डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। एकदम मैं डिटेल में आपको सिलेबस बताया हूँ मैंने। और ये क्या कहता है, आपको प्लेलिस्ट का पहला वीडियो मिल जाएगा डिटेल सिलेबस, उसको जाकर देखिए, मध्यकालीन भारत करके यूपीएससी प्रीलिम्स का। आइए सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ ये काउंटिंग में आप मत जाइए, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है। इसको आप मत देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर शुरू करिए। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है। एक स्मारक है, उसमें एक गुंबज है। गुंबज क्या होता है, कैसे होता है, आपको मैं सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी जाइए, उसमें देखिए एक गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में एक है। तो कौन सा है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में, सासाराम, या फिर जामा मस्जिद दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में, या गोल गुंबज बीजापुर में। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर, गाइस? इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का। पॉज करके खुद से ट्राई करिए बनाने का, ठीक है। इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोल गुंबज बीजापुर, ठीक है। ये बहुत ही विशाल है, विशालतम मतलब दुनिया के विशालतम गुंबजों में से एक है, ठीक है। गुंबजों में से एक है, ऐसा कुछ आकृति होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आइए चलिए, आप इसको इसको ये थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए, कुछ आप एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। एक स्मारक जिसमें वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है, ठीक है, वह कौन है? गोल गुंबज। इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिए। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और सुल्तान अ, आदिल शाह का मकबरा है। ये किसका है? आदिल शाह का मकबरा है। निर्माण कब हुआ? 1600, यहाँ देखिए 1659 में, 1659 में, ठीक है। उसके बाद गुंबज की परिधि क्या है? परिधि 42 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है ये, विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। तो आपको क्या करना है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज में से एक है ये, ठीक है। और गुंबज है ये, अब कर्नाटक में है ना। किसका है? आदम शाह आदिल शाह मकबरा है ये, ठीक है, सुल्तान आदिल शाह का। और निर्माण कब हुआ, ये भी आपको टाइम पीरियड याद रखना है। ये चीज आप लिखते चलिए, मैं बोलूंगा, आप नोट्स बनाइए इस चीजों का। प्राचीन भारत पीवाईक्यू का 1995 से 1995 से आप जब भी देंगे तब उसका आपका नोट्स होना चाहिए। फिर इसी तरह आपका मध्यकालीन का भी होगा, ठीक है। तो आप ये नोट्स बनाते चलिए। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इसके बारे में आपको जब पढ़ें तो आप अच्छा से थोड़ा एक्टिवली स्टूडेंट की तरह पढ़ें, एक्टिव होके उसके बारे में आप थोड़ा सा जिज्ञासा जगाए और उसको जाने, ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली में जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़िएगा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो दिल्ली में है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसकी विशेषताओं को खासतौर पर कि क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर पे मान जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। आइए, चित्रकला की मुगल काल भारतीय चित्रकला की मुगल काल भारतीय लघु चित्रकाल की रीढ़ है, ठीक है। लघु चित्रकाल की रीढ़ है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो इन सब कलाओं में से किस पर मुगल का
ये नहीं पड़ा प्रभाव चित्रकारी का। तो चित्र मुगल में चित्रकला आपको ही पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक है पूरा, मैंने सिलेबस में डिटेल बताया कि मुगल काल में चित्रकला हम लोग को कैसे पढ़ना है। सोर्सेज मैंने बताया आपको, सोर्सेज क्या रखना है आपको, फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका सोर्स रहेगा पीवाईक्यू, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, और दूसरा क्या रहेगा एनसीईआरटी। और मेडिवल इंडिया के लिए मैं आपको वो सारे बुक्स ले आऊंगा, ठीक है, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, है ना, सब कुछ मैं आपको, है ना, जो आर एस शर्मा, सब कुछ मिला दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, स्पेक्ट्रम, है ना, और बाकी सब कुछ में इस वीडियोज में आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा कौन सा कला पर, तो पहाड़ी कला, है ना, राजस्थानी कंगड़ा या काली घाट। इसका क्वेश्चन का आंसर, सॉरी गाइस, आप इसको करने का ट्राई करिए। इसका क्या है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका काली घाट, है ना, काली घाट। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है सब में, इसको आप साथ साथ आप लिखते चलिए और बस एनालाइज में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु कला की रीढ़ है, ठीक है, ये चित्रकला की मुगल कला जो है ये भारतीय चित्रकला की रीढ़ है। किस काल पर आधारित मुगल चित्रकला प्रभाव नहीं पड़ा, तो काली घाट पर नहीं पड़ा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। मुगल चित्रकला का प्रभाव पहाड़ी, राजस्थानी, कंगड़ चित्रकला शैली पर, है ना, चित्रकला शैली पर पड़ा, लेकिन कालीघाट चित्र शैली पर नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जानिए क्योंकि इसका क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका, और यह क्षेत्र मुगल नियंत्रण में कम रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं कि कैसे पड़ा होगा कि नहीं काली घाटी, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्र मुगल में था, है ना, आपका ये देखिए पहाड़ी क्षेत्र जो था ये भी मुगल में है, और कंगड़ा में भी मुगल में, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश, जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहां पे आपको देखिए यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है ये आपको उस क्षेत्र से बाहर था। ये थोड़ा डिटेल समझिए चीजों को, मैंने उसमें बताया है एनसीईआरटी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वेता है, ठीक है, विधि वेता है, विधि वेता है, कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता है, तो विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या फिर जीमूत वाहन, जीमूत वाहन, इन सब में देखिए कोशिश करिए, ट्राई करिए बनाने का, कौन से विधि वेता है, विधि वेता, और प्राचीन मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, ठीक है। नीचे दिए गए कूटों का इस्तेमाल करिए, कूट का इस्तेमाल करिए, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 और 1 और 4, क्या लगता है आपको, यहाँ देखिए 15 का हो जाएगा सी, 1 2 4, 1 2 4, यहाँ देखिए 1 2 4, 1 2 और 4, ये राजशेखर नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल चित्रकला का प्रभाव पहाड़ी, राजस्थानी, कंगड़ चित्रकला शैली पर पड़ा, ये तो आपने देखा, एक सेकंड, ये तो आपने देखा। यहाँ देखिए, ये देखिए आप मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वता, है ना, प्रसिद्ध विद्वता, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा आपको जिज्ञासा रखना है। विज्ञानेश्वर, हिमंद्री, जीमूतवाहन, है ना, राजा शेखर के बारे में थोड़ा सा जानिए, ये सब विद्वता है, ठीक है। और राजा शेखर क्या है इसके बारे में समझिए, विद्वता ये है मध्यकालीन भारत की, ये आपको पता है, जब इसके बारे में पढ़े तो आपको थोड़ा सा रखना है दिमाग, ठीक है। यहाँ देखिए राजशेखर के बारे में समझिए, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार के विद्वान थे। ये कब का टाइम पीरियड है, आपका प्रतिहार प्रतिहार काल का, है ना, प्रतिहार शासक, है ना, महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में विद्वान थे ये राजशेखर, ठीक है। रचना क्या किया इन्होंने, रचना कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी नामक आपका रचना चाटक, है ना, तथा काव्य मीमांसा की रचना की। तो ये मीमांसा की एक काव्य की रचना की, और कर्म मंजरी, ये देखिए कर्पूर मंजरी, है ना, कर्पूर मंजरी, ये इन्होंने किया। आइए विज्ञानेश्वर के बारे में समझिए, विज्ञानेश्वर ने यज्ञावल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा लिखी, है ना, मिताक्षरा इन्होंने लिखा है, ठीक है। दूसरा जीमूत वाहक वाहन के बारे में समझिए, जीमूत वाहन का भी यज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका दयाभाग के रूप में मिलता है, दयाभाग इनसे संबंधित है, ये आप जानिए। हिमांद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा, मनुस्मृति पर किसने लिखा, हिमांद्री ने, ये आपको पता होना चाहिए। आई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है, देखिए 5 क्वेश्चन है टोटल। दिए गए मानचित्र को ध्यान से, कि मानचित्रों बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गया, शुरू से ही मानचित्रों पर आता था। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया, तो यहाँ पे जो आपको मानचित्र में जो दिखाया गया मार्ग है, इसका अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किस शासक ने किया, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, ठीक है। देखिए इसमें आपको, देखिए आप देख पा रहे हैं, ये जो रास्ते हैं
ये जो रास्ते हैं दिख रहा है आपको? ये रास्ते कहाँ तक जा रहे हैं ये देखिए आप इसको, और फिर आइडिया लगाने का कोशिश करिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल या मलिक काफूर। काफूर, मलिक काफूर, क्या होगा इसका? मलिक काफूर। यहाँ देखिए इसका आंसर होगा मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजेंद्र चोल के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसके बारे में, जब जानेंगे हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। और यहाँ देखिए आपको क्या करना है, आप जुड़े रहिए तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ये मैप देखिए, ये जो लाइन है इसमें सैन्य अभियान इस मार्ग पे चलाया था। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग जो है उसका अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में कौन किया? मलिक कपूर ने किया। मलिक काफूर के बारे में, मलिक काफूर है ना, मलिक काफूर के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन का सेनापति था ये, खिलजी संबंधित है, खिलजी वंश से ये। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन का सेनापति है। दक्षिण भारत विजय करने वाला पहला सेनापति था ये दक्षिण भारत में, क्योंकि आपको पता है कि सुल्तानों या मुगल खिलजी वंश का बात चल रहा है, तो खिलजी जो है दक्षिण भारत में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, और ये क्या है, पहला शासक है, पहला सेनापति है जो दक्षिण भारत में विजय कर पा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको याद रखना है। 1307 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक दक्षिण के प्रसिद्ध राज्यों देवगिरी, वांगरल, वारंगल है ना, वारंगल, देवगिरी, होयसल, मालाबार और मदुरै, मदुरै है ना, मदुरै को विभाजित करते हुए रामेश्वर तक पहुंच गया था, है ना। ये क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में दक्षिण में क्या हुआ था कि देवगिरी से, वारंगल से, होयसल से, मालाबार से मुंदेर को विजय करते हुए रामेश्वरम तक पहुंच चुका था। ठीक है, एकदम दक्षिण तक पहुंच चुका था। देखिए रामेश्वरम तक पहुंच चुका था, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए इस क्षेत्र में रामेश्वरम है। रामेश्वरम एक बहुत अच्छा मंदिर भी है वहां पे, आप देखे होंगे, गए होंगे तो। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। क्या किया? दिल्ली सल्तनत के अधीन किया पूरे दक्षिण भारत को। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं? ये जो सेनापति है आपको पता है मालिक काफूर, तो इसके जो जो रणनीतियां होंगी वो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं? आज भी हम इसकी रणनीतियों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इनसे कि कैसे रणनीतियां चलाई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस मार्ग को देखते हुए उन्होंने यहाँ तक जीता, जीतते हुए आया, और कहाँ तक? आपको यहाँ पर उस मंदिर तक, रामेश्वरम तक पहुंच गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप यहाँ पे, ये लास्ट है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 5 है ना, ये 5, इसको लास्ट है। ठीक है, ये देखिए इसको, मोडी लिपि क्या है? मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था, ये बताइए। मोडी लिपि, लिपियां जो कालक्रम से चलती आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये मोडी लिपि जो था ये किसके काल में प्रयोग हो रहा था? ठीक है, यहाँ देखिए किनके लेखों में। वेडेयारो, जेमोरिनो और होयसलो, या फिर मराठाओं के, बताइए किसके? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका मराठा। क्या हो जाएगा? मराठा। मराठा साम्राज्य आपने पढ़ा है, डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं भी और भी, तो अगर पढ़ रखा है तो आपने ये कोशिश किया होगा आंसर देने का। मोडो लिपि इस काल में आपका इंपॉर्टेंट है। जो जो काल है उस टाइम में क्या लिपियां थी, क्या भाषा था और क्या सामाजिक स्थिति थी, ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। मोडी लिपि का प्रयोग क्या था? अभिलेखों में किया जाता था, मराठा के टाइम पीरियड, है ना। होयसल, है ना, जमोरियन और वोडोयारो के विषय में जब भी आप पढ़े तो उसको आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, क्लासेस आपको सब मिलती रहेगी गाइस। देखिए आपको क्या है कि पीवाईक्यू सारे सेशंस करने 1995 से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है 1995 से एकदम लेटेस्ट तक आपको करना है। ठीक है, लेटेस्ट तक। और ये पीवाईक्यूज आप देखिए, और साथ में आप बेसिक बुक्स भी पढ़िए, है ना। बेसिक बुक्स में कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, मैं चैप्टर 1 जैसे करूंगा, चैप्टर 1 डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर इसके प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस कराऊंगा कि इससे 50 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं यूपीएससी से, आपको कैसे हेल्प होगा, ये होगा। फिर बहुत सारी चीजें इसमें होती रहेंगी जिससे आपको पूरा तैयारी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से दे पाए। न्यूज़ के बारे में आप बताइए कि न्यूज़ से आप लोग अवेयर है कि नहीं, न्यूज़ आप देख रहे हैं कि नहीं, न्यूज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को आप बताइए, या उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।